हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बेहतर होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने क्लास 11th एनसीईआरटी। द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ योर एनसीईआरटी इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। इस यूनिट के अंदर आपके 4 चैप्टर्स हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर्स आर द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। इन सब के बारे में वी आर गोना स्टडी। अच्छा, मेरी बात समझिए। जो लोग भी क्लास 11th में जिन्होंने भी बायोलॉजी स्ट्रीम में एडमिशन लिया है उनके लिए तो ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, जस्ट गो गेट योर एनसीईआरटी बुक एंड स्टार्ट लर्निंग विद मी। ठीक है, 11th के स्टूडेंट तो इसको पढ़ेंगे ही। अपनी एनसीईआरटी बुक लेके आइए और मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। इसके साथ साथ जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। तो हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और बाय द एंड ऑफ द चैप्टर, जब चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे। किसका पीवाईक्यूज? नीट का पीवाईक्यूज। पिछले 5 साल में नीट में आपके जो भी क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, वो क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये जो लेक्चर है ये बराबर इंपॉर्टेंट है किनके लिए, आपके 11th के स्टूडेंट्स के लिए भी और आपके जो नीट प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आई थिंक इतनी बातें जो है वो आप लोगों को समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो देखिए हमारा जो पहला यूनिट है विच इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इस यूनिट में सबसे पहले क्या बताया गया है, सबसे पहले बायोलॉजी की डेफिनेशन बताई गई है, दैट व्हाट इज बायोलॉजी। सो इफ वी डिफाइन बायोलॉजी, तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ, मतलब बायोलॉजी जो है आपका साइंस का एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, लाइफ फॉर्म और लिविंग और प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो लाइफ फॉर्म है, अलग अलग तरीके का जो लाइफ फॉर्म है, और उनमें जो लिविंग प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, जो लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनके बारे में हम किसके अंदर पढ़ते हैं, बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बात आई गेस आप लोगों को समझ आ रही होगी। चलिए, उसके बाद देखिए, जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें क्या है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है। क्या है भाई? लिविंग वर्ल्ड में देयर आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो अर्ली मैन्स थे कुड इजीली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अर्ली मैन जो थे उन्होंने क्या किया था, एक अपना परसेप्शन बना लिया था कि वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इनएनिमेट मैटर और लिविंग मैटर को। लिविंग और इनएनिमेट, इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग। उन्होंने अपना एक परसेप्शन बना लिया था कि वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे लिविंग और नॉन लिविंग मैटर्स को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखिए, अर्ली मैन डिफाइड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर एंड सम अमॉन्ग द एनिमेट मैटर। उन्होंने क्या किया था, कुछ नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में जैसे विंड और सी और फायर के बारे में बताया था। इसके अलावा कुछ लिविंग मैटर जैसे एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में कुछ बातें उन्होंने क्या की थी, बताई थी। बोलिए, इतना समझ आ रहा है क्या? ठीक है, ये नॉर्मल इंट्रो है। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखा गया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगन मच लेटर इन द ह्यूमन हिस्ट्री। मतलब जो सही बायोलॉजी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो कब पढ़नी शुरू हुई, बहुत बाद में शुरू हुई। ठीक है, इनिशियल शुरुआत से ये चीज़ें नहीं थी, बहुत बाद में स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि लोगों को बहुत आइडिया ही नहीं था इन चीज़ों का। ठीक है, वो बस थोड़ी बहुत चीज़ें देखते थे और उस हिसाब से लिविंग नॉन लिविंग के बारे में बातें करते थे। बहुत बाद में लिविंग और नॉन लिविंग क्या या बायोलॉजिकल, उनकी बायोलॉजिकल स्टडी की बातें जो हैं वो शुरू हुई। शुरुआत के समय पे जब अर्ली ह्यूमंस थे, तो उस समय जो सोसाइटीज़ थी वो किस चीज़ की बात करती थी, वो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी की बात करती थी। ठीक है, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू का क्या मतलब है? एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू का मतलब है कि अगर हम क्या करें, ह्यूमन को सेंटर में रखें, ठीक है, और उनसे जोड़ के सारी चीज़ें पढ़े समझे और जाने, तो उनको हम बोलेंगे एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन से लिंक करके सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। तो अर्लियर सोसाइटीज़ क्या करती थी, बायोलॉजी का उनके पास एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू था, जिसकी वजह से उनकी बायोलॉजिकल नॉलेज जो थी वो बहुत प्रोग्रेसिव नहीं थी, बहुत ज़्यादा वो नहीं जान पाते थे, सिर्फ ह्यूमंस और ह्यूमंस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में ही दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एज द नीड ऑफ द आवर, जैसे जैसे ज़रूरत हुई, आउट ऑफ नेसेसिटी, हम लोगों ने क्या किया, जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने क्या किया, डिटेल्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में या डिटेल्ड जो स्टडी है उसके बारे में जानना समझना स्टार्ट किया। और फिर उन्होंने
ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया, उनका नॉमेनक्लेचर किया, उनका क्लासिफिकेशन किया, और इस तरीके से धीरे धीरे बायोलॉजी जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके बारे में लोग पढ़ने, जानने और समझने लगे ओवर द टाइम। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो एक आपके साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। ठीक है, एक साइंटिस्ट है अर्नेस्ट मेयर। इनका जन्म हुआ था 1904 में और इनकी डेथ हो गई थी कब, 2004 में। ठीक है, अर्नेस्ट मेयर को बोला जाता है, ही इज नोन एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। क्या बोलते हैं, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इनको एक और टाइटल दिया गया था, इनको एक और टाइटल दिया गया था, विच इज अलेक्जेंडर अगाजीज प्रोफेसर ऑफ जॉलजी एमेरिटस। ठीक है, इनको ये भी टाइटल दिया गया था। ओके, इनको ये टाइटल कहाँ और कब दिया गया था, इन्होंने ज्वाइन किया था हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज 1953 में, रिटायर हुए थे 1975 में, और वहीं पे उनको ये जो टाइटल है वो प्रोवाइड किया गया था। क्यों प्रोवाइड किया गया था, क्योंकि इन्होंने लगभग 80 साल के करियर में बहुत सारा समय जो है वो क्या किया था, इन सारे कामों में दिया था। ठीक है, मतलब ह्यूमंस की बायोलॉजिकल स्टडी को समझने और जानने में दिया था, इसलिए इनको क्या बोला गया, इनको बोला गया अलेक्जेंडर अगाजीज प्रोफेसर ऑफ जॉलजी एमेरिटस। किन किन चीज़ों के बारे में ये पढ़ते थे, क्या क्या समझते थे, इन्होंने रिसर्च की थी बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे ऑर्निथोलॉजी पे, टैक्सोनॉमी पे, जू जियोग्राफी पे, इवोल्यूशन पे, सिस्टमेटिक्स पे, हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी पे। ठीक है, इसलिए इनको इतने सारे टाइटल्स दिए गए। इन्होंने ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में भी सिंगल हैंडेडली बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो है इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट को बताई, जो कि आज हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद इनको 3 प्राइज जो हैं वो मिले थे, 3 प्राइजेस। कौन कौन से प्राइज थे इनके, इसलिए इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है, क्योंकि इनको 3 प्राइजेस मिले थे बायोलॉजी में। एंड दोज प्राइजेस आर बेल्जन प्राइज इन 1938, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 एंड द क्रैफूड प्राइज इन 1999। ठीक है, तो ये 3 प्राइजेस उनको बायोलॉजी के लिए मिले थे। तो ये एक छोटा सा समरी है अर्नेस्ट मेयर की लाइफ के बारे में, इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, जैसे अलेक्जेंडर अगाजीज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये बातें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं किससे, अब हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 से। और चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड से। देखिए, जो हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, हमारे आसपास जो लिविंग वर्ल्ड है वो कितना वंडरफुल है, उसमें कितनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग, बहुत अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और जो उनका रेंज है इतना वाइड, वो बहुत ही अमेजिंग बात है कि इतना वाइड रेंज है ऑर्गेनिज्म का। The extraordinary habitat in which we find living organism, be it cold mountains, deciduous forest, ocean, freshwater lake, desert और hot spring, leave us speechless। अब क्या होता है, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म हर जगह देखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह ही लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म हर जगह देखने को मिल रहा है। जैसे कहाँ कहाँ, जैसे कोल्ड माउंटेन्स में भी, डेसिडुअस फॉरेस्ट में भी, ओशियंस में भी, फ्रेश वाटर लेक्स में भी, डिजर्ट्स में भी, हॉट स्प्रिंग्स में भी, इन सब जगहों पे जहाँ पे हम लाइफ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता है, वहाँ भी लाइफ देखने को मिलती है। जैसे वी कैन नेवर एक्सपेक्ट लाइफ इट कोल्ड माउंटेन्स, एक्सट्रीम कोल्ड माउंटेन्स में, हॉट स्प्रिंग में। ठीक है, इन सब जगहों पे वी कांट इमेजिन अ लाइफ, बट यहाँ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है, प्रेजेंट है, ये बहुत ही वंडरफुल बात है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ये सब नॉर्मल बातें दी हुई हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम कहाँ पहुँचेंगे, हम पहुँचेंगे अब इस बात पे कि जो अब हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जब ऑर्गेनिज्म ऐसी जगह भी प्रेजेंट है जहाँ हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, तो जो डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो क्या होगी, वो बहुत ही वाइड होगी। देयर मस्ट बी अ वेरी वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम अपने आसपास देखें तो हम देखेंगे लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। चाहे आप पॉटेड प्लांट्स देखिए, इंसेक्ट्स देखिए, बर्ड्स देखिए, हमारे घर में जो पेट्स होते हैं उनको देखिए, दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स देखिए, तो वी कैन सी देयर आर मल्टीपल वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, और वैरायटी की कमी नहीं है, डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आई, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, जैसे प्रेजेंट है, जैसे हमारे हाथों पे बहुत सारे बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स होंगे विच वी आर अनेबल टू सी,
विद द नेकेड आई, बट दे आर प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे भी ऑर्गेनिज्म हैं। इफ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन, अगर हम क्या करें, मान लीजिए ये मेरा हाथ है, मैंने पहले क्या किया, फिंगर टिप को सिर्फ ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे। अब मैंने क्या किया, फिंगर टिप की जगह पूरे हाथ को ही ऑब्जर्व किया, तो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया जो है यहाँ पे, वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया वो बढ़ जाएगी। ठीक, तो जैसे जैसे आप ऑब्जर्वेशन का एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। मान लीजिए आप किसी एक शहर में रहते हैं, आपने वहाँ देखा कुछ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, अगर आप अपने शहर से बाहर निकल के देखेंगे अपने स्टेट में, तो वहाँ कुछ और भी वैरायटी के ऑर्गेनिज्म होंगे। आप अदर स्टेट में जाएंगे तो वहाँ कुछ और भी वैरायटी के मिल जाएंगे। आप अदर कंट्रीज में चले जाएंगे तो वहाँ कुछ और भी वैरायटीज़ के मिल जाएंगे, है ना। तो जैसे जैसे आप ऑब्जर्वेशन का एरिया इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी है वो आपको क्या होगी, डाइवर्सिटी जो है वो आपको बढ़ती हुई दिखेगी। ठीक है, तो एक बात आपको क्या याद रखनी पड़ेगी, एक बात आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन, द रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म यू सी वुड इंक्रीजेस। मतलब अगर हम क्या करें, अगर हम एरिया को इंक्रीज करें तो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होगी, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है या डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। मतलब एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ऑर्गेनिज्म के वैरायटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने ऑर्गेनिज्म उतना ही क्या, जितना ज़्यादा एरिया उतनी ही वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, उतना ही डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, the number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million। प्रेजेंट सिनेरियो में जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म नोन है, जिनको हम जानते हैं, जिनको साइंटिस्ट ने खोज निकाला है, वो कितने हैं, 1.7 से 1.8 मिलियन वैरायटी है, स्पीसीज है ऑर्गेनिज्म की, जो कि प्रेजेंटली अवेलेबल है। ये जो इतनी मिलियन वैरायटी है ऑर्गेनिज्म की, इनको ही क्या बोलते हैं, इनको ही हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, we should remember here that we explore new area and even old ones, new organism are continuously being identified। क्या होगा, जैसे जैसे आप नए एरियाज में एक्सप्लोर करते जाएंगे तो डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म की बढ़ती जाएगी, या अगर पुराने एरियाज को भी आप सही तरीके से एक्सप्लोर करेंगे तो पॉसिबिलिटी इज देयर कि वहाँ पे आपको एक नई जो वैरायटी है ऑर्गेनिज्म की वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स क्या हैं, वर्ल्ड में है, मिलियन है। ठीक है, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है। वी नो प्लांट एंड एनिमल्स इन आवर एरिया बाय देयर लोकल नेम। हमारे एरिया में जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनके लोकल नामों से जानते हैं, है ना, जानते हैं ना, बाय देयर लोकल नेम। दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब ये जो लोकल नेम है वो क्या होगा, जगह जगह के हिसाब से बदलता रहेगा। मेरे वहाँ किसी चीज़ का अगर कोई नाम होगा तो इट्स नॉट नेसेसरी ना कि अगली जगह भी उस चीज़ का वही नाम होगा, वो क्या करेगा, प्लेस वाइज वेरी करता रहेगा जो लोकल नेम है। इवन विद इन अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के एक से ज़्यादा नाम हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो लोकेलिटी कौन सी है, अलग अलग लोकेलिटीज़ में अलग अलग नाम इज पॉसिबल। ठीक है ना, ओके। Probably you would recognize that the confusion that would be created if we did not find way and means to talk to each other to refer organism we are talking about। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए मैं किसी एक चीज़ को एक नाम से जानती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्टूडेंट है, मान लीजिए उसका नाम जो है, मान लीजिए उसका नाम अमित है। ठीक है, एक कोई स्टूडेंट है उसका नाम क्या है, अमित है। ओके, और उसका जो घर का नाम है वो सोनू मोनू चिंटू कुछ होगा। ठीक, तो अगर उसका नाम सोनू मोनू चिंटू है, मान लीजिए उसकी दादी के घर पे उसका नाम सोनू है, उसके नानी घर पे उसका नाम चिंटू है। ठीक है, और इसके बाद मान लीजिए उसके फ्रेंड्स उसको एक अलग नाम से जानते हैं, चीकू नाम से जानते हैं अलग से। तो एक ही इंसान का क्या हुआ, अलग 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 नाम हो गया। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, अगर कोई एक स्पेसिफिक नाम से उसको जाके उसके घर पे बुलाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लीजिए उसके फ्रेंड्स उसको चीकू कहते हैं और उसके घर जाके बोले चीकू है क्या, तो उसके घर वालों को पता ही नहीं चलेगा चीकू कौन है, क्योंकि वो तो उसको सोनू कहते हैं, राइट। तो क्या होगा, अलग अलग लोकेलिटी के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स के नाम बदलते जाते हैं। अब क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है एक ही ऑर्गेनिज्म के नाम के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड तरीका अपनाना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे, नामकरण कर देंगे ऑर्गेनिज्म का, उसका एक स्टैंडर्ड नाम रख देंगे जिस नाम से वो पूरे दुनिया में जाना जाएगा। जैसे
मान लीजिए मैंने आपको कहा था कि अमित नाम है, तो हमने स्कूल में एडमिशन करा दिया बच्चे का और सर्टिफिकेशन पे उसका नाम रख दिया अमित, ठीक है। तो अब उसको पूरी दुनिया किस नाम से जानेगी? अब वो जहाँ भी जाएगा, वो इंडिया के बाहर भी चला जाए, तो वो अपने आप को अमित कह के क्या कर सकता है, बता सकता है कि मेरा नाम अमित है, ठीक है। तो उसका क्या हुआ, एक स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, एक नामकरण हो गया। तो इसी तरीके से लोकेलिटीज़ में ऑर्गेनिज्म को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, बट हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, जिससे वो क्या हो, उनका एक स्टैंडर्ड नाम हो जाए और वो उसी नाम से पूरे वर्ल्ड में जाने जाए, ठीक है ना। ओके, तो ये बात आपको समझनी होगी। Hence, there is a need to standardize the naming of the living organism. क्या करना पड़ेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा। और ये क्यों, ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको क्या किया जाए, सेम नाम से, उसी नाम से जाना जाए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर जो है वो शुरू हुआ। Obviously, nomenclature or noming is only possible when the organism is described correctly. अब हम organism का nomenclature तो तब करेंगे ना जब उसको हम सही तरीके से describe करेंगे, ठीक है। और हमें पता हो कि ऑर्गेनिज्म का जो नाम है वो किस चीज़ से अटैच्ड है। तो जब हम ऑर्गेनिज्म को करेक्ट तरीके से डिस्क्राइब करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। हम क्या करेंगे, पहले ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे मतलब उसको सही तरीके से, करेक्ट तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, उसका नामकरण करेंगे, ठीक है। तो ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच ऑर्गेनिज्म नोन। जितने भी नोन ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, हम उनको क्या करेंगे, हम उनका नॉमेनक्लेचर करेंगे, उनका नामकरण करेंगे, ठीक। जैसे कि अगर हम कोई प्लांट की वैरायटी है उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया और हम उसका नॉमेनक्लेचर करना चाहते हैं, तो साइंटिस्ट नेम, तो जो नॉमेनक्लेचर, प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर करने के लिए जो एक स्पेसिफिक आप बोलिए ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है, वो है ICBN। ICBN जो है वो क्या करता है, प्लांट्स के जो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर्स हैं, नेम्स हैं, उनको अप्रूव करता है, उनको देता है। फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन अग्री प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। क्या बोला गया है बेटा जी, ICBN विच इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ये क्या करता है, बोटानिकल है तो ऑब्वियसली हम बॉटनी की बात कर रहे हैं, बॉटनी मतलब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। ये क्या करता है, ये प्लांट्स का नाम किस तरीके से होगा और क्या होगा, इसके प्रिंसिपल को बनाता है, समझता है और एक क्राइटेरिया डिसाइड करता है, और उस हिसाब से ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है, नाम दिया जाता है। वेट स्टूडेंट, लाइट इज गॉन, आई विल कंटिन्यू द रिकॉर्डिंग लेटर। ओके, तो आई थिंक कितनी बात आपको समझ में आ गई हुई। हमने क्या किया, हमने प्लांट्स को नॉमेनक्लेचर करने के लिए, प्लांट्स का नामकरण करने के लिए एक स्पेसिफिक आप बोलिए एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ ICBN, एक कोड है विच इज़ ICBN। वे क्या करते हैं, ये अग्री करते हैं प्रिंसिपल और क्राइटेरिया किसके लिए, प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर के लिए, ठीक है। सिमिलरली ICZN, एक ICZN जो है इंटरनेशनल कोड फॉर जॉलजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। एनिमल टैक्सोनॉमीज जो हैं, इन्होंने इवॉल्व किया क्या, इंटरनेशनल कोड्स ऑफ जॉलजिकल नॉमेनक्लेचर, किस चीज़ के लिए, एनिमल्स के नॉमेनक्लेचर के लिए, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को। द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। जो साइंटिफिक नेम है वो इंश्योर करता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का क्या हो, सिर्फ एक ही नाम हो। लोकल नेम हो सकता है बहुत सारा, लेकिन जो साइंटिफिक नेम है वो कितना होगा, सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। और क्या हो, हम उसको इस तरीके से डिराइव करेंगे कि अगर उस डिस्क्रिप्शन को सही तरीके से पढ़ा जाए, जाना जाए और समझा जाए, तो हम देख पाएंगे कि हम एक फाइनल कंक्लूजन पे निकल जाएंगे कि ये क्या है, ये उसी ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए आम है, मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका, है ना। तो अगर हम मैंगीफेरा इंडिका, इंडिका भी एक वैरायटी, एक स्पेसिफिक स्पीसीज है मैंगो की, तो अगर हम मैंगोफेरा इंडिका की बात कर रहे हैं, तो आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाइए, अगर आपने मैंगीफेरा इंडिका बोला तो आपको वही वैरायटी ऑफ आम मिलेगा, कोई दूसरा नहीं मिल जाएगा,
है ना। तो इस तरीके से क्या किया गया, जो साइंटिफिक नेम है वो इस तरीके से रखा गया कि जो ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म का नामकरण हो रहा है वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में उस नाम से क्या करे, जाना जाए। ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, हम बात करें अगर साइंटिफिक नेम की, बायोलॉजिकल नेम की, तो साइंटिफिक नेम होते हैं उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या कंपोनेंट होता है, एक होता है जेनेरिक नेम और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब एक जीनस नेम और एक स्पीसीज नेम। साइंटिफिक नेम में दो चीजें होंगी, एक जीनस और एक स्पीसीज। और ये जो सिस्टम है किसी भी ऑर्गेनिज्म का नामकरण करने का, जिसमें हम दो दो कंपोनेंट्स लेके चलते हैं नाम में, इस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। किसके द्वारा दिया गया था, ये जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है ये दिया गया था कार्लस लीनियस के द्वारा। एक साइंटिस्ट थे कार्लस लीनियस, इन्होंने ये सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जो है वो प्रोवाइड किया था। देखिए यहाँ लिखा है कार्लस लीनियस ने क्या किया था, आपका बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर बताया था, जिसके तहत किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम में दो कंपोनेंट्स होते हैं। वो दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, पहला कंपोनेंट है जीनस नेम और दूसरा कंपोनेंट है स्पीसीज नेम। ठीक है, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका एक साइंटिफिक नेम है। किसका साइंटिफिक नेम है, मैंगो का साइंटिफिक नेम है। अब यहाँ पे ये जो मैंगीफेरा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस, और इंडिका जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक पर्टिकुलर स्पीसीज। ठीक है ना, इंडिका represents what, इंडिका represent a particular species and मैंगीफेरा represent a particular genus। तो दो कंपोनेंट्स हो गए ना, विच इज जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम। ठीक, इसके अलावा कुछ रूल्स हैं किस चीज के, साइंटिफिक नेम लिखने के, हमें वो रूल्स पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर ऑल टुगेदर 4 रूल्स, और वो चारों रूल हमें पता होना चाहिए। जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर था किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। इसके तहत 4 रूल्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिख सकते हैं। जैसे पहला रूल है कि जो बायोलॉजिकल नेम्स होंगे वो कैसे होंगे, वो लैटिन में होंगे। जनरली कैसे होंगे, वो लैटिन में होंगे। और जब उनको लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, इटैलिक्स में लिखा जाएगा, रिटेन इन इटैलिक्स। और डिराइव कहाँ से होंगे, लैटिन से डिराइव होंगे, लैटिनाइज्ड वर्ड होंगे। ठीक है, दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑरिजिन। उनका ऑरिजिन मतलब वो कहीं भी पाए जा सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन उनका नामकरण होगा तो उनका नाम किससे डिराइव होगा, लैटिन वर्ड से उनका नाम डिराइव होगा। और लिखेंगे कैसे, इटैलिक्स में लिखेंगे। इटैलिक्स मतलब ऐसे थोड़ा तिरछा करके लिखेंगे, जैसे देखिए यहाँ मैंगीफेरा इंडिका इटैलिक्स में लिखा हुआ है। ठीक है ना। दूसरा रूल क्या कहता है कि जो फर्स्ट वर्ड होगा किसी भी बायोलॉजिकल नेम में, जो पहला वर्ड होगा वो क्या होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा जीनस, जबकि जो दूसरा वर्ड होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा स्पीसीज। ठीक है, ओके। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इसको बोला ही क्यों गया था, क्योंकि पहला नाम जीनस रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा कंपोनेंट है नाम का वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट देखिए, जो थर्ड रूल है, दोनों वर्ड्स जो हैं बायोलॉजिकल नेम के जब हैंड रिटन होंगे, जब हाथ से लिखे जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, हम उनको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। और जब वो प्रिंटेड होंगे तो वो कैसे होंगे, इटैलिक्स में होंगे। जैसे कि यहाँ देखिए मैंगीफेरा इंडिका लिखा है तो ये प्रिंटेड है तो ये इटैलिक्स में प्रिंटेड है, लेकिन अगर मैं हाथ से लिखूँ तो, हाथ से लिखूँ तो मैं ऐसे लिखूंगी। अब मैं इटैलिक्स तो लिख नहीं सकती, तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं ऐसे लिखूंगी, मैंगीफेरा इंडिका ऐसे जनरली लिख देंगे और इन दोनों को सेपरेटली क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट रूल देखिए, जो लास्ट रूल है किस चीज का, आपका नॉमेनक्लेचर का, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। जो पहला वर्ड होगा जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, वो किससे स्टार्ट होता है, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। क्या बोला जा रहा है कि जो हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो कंपोनेंट ले रहे हैं, एक है मैंगीफेरा which is what, which is genus, और एक है इंडिका जो कि क्या है, जो कि है आपका स्पीसीज। तो अगर हम साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो जीनस में जो पहला वर्ड होगा वो कैसा होगा, वो हमेशा कैपिटल होगा, और स्पीसीज में जो पहला वर्ड होगा वो हमेशा कैसा होगा,
वो हमेशा स्मॉल लेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ यही बात लिखी जा रही है कि फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर while the specific epithet start with a small letter, ठीक है। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई है, आपको एग्जाम्पल बता दिया गया है। इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, वो क्या, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। हम क्या करेंगे, स्पीसीज के नाम के बाद ऑथर का नाम या उस जिसने उस ऑर्गेनिज्म के नाम के बारे में बताया है उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। नेम ऑफ ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, दैट इज एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम में हम क्या करेंगे, एब्रीवेटेड फॉर्म में जो ऑथर होगा उसका नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिखा हुआ है, मैंगीफेरा इंडिका लीनियस, क्या लिखा है, मैंगीफेरा इंडिका लीनियस। तो ये क्या बताता है कि जो मैंगीफेरा इंडिका है, मैंगो की जो इंडिका वैरायटी है उसको किसने डिस्क्राइब किया है, उसको लीनियस ने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। ये बताता है ये बात। तो आपको क्या याद रखना है कि बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। इसके 4 रूल्स हैं। चारों रूल्स क्या क्या हैं, रूल नंबर 1 कि आपको जो जीनस है उसका पहला वर्ड कैपिटल होगा और जो स्पीसीज है उसका पहला वर्ड स्मॉल होगा। अगर हम हैंड रिटन लिखेंगे तो दोनों को सेपरेट सेपरेट अंडरलाइन करेंगे, जीनस को और स्पीसीज को। अगर प्रिंटेड फॉर्म में होगा तो कैसा होगा, तो इटैलिक्स में होगा। इसके अलावा क्या बोला गया है कि डिराइव होगा लैटिन से और लिखेंगे किस में, इटैलिक्स में। तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे नॉमेनक्लेचर के, ओके। चलिए नेक्स्ट बात देखिए, सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, एक एक करके नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या किया गया, ऐसा एक क्लासिफिकेशन सिस्टम रखा गया जिसमें हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देंगे और क्लासिफाई करके उनको फिर ग्रुप वाइज पढ़ लेंगे, तो हम मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म को क्या कर पाएंगे, इस तरीके से कवर कर पाएंगे। तो क्या हुआ फिर, क्लासिफिकेशन सिस्टम रखा गया। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि ये प्रोसेस है, क्लासिफिकेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करते हैं अपने कन्वीनियंट कैटेगरीज में, अपने हिसाब से कैरेक्टर डिफाइन करके उनको एक कैटेगरीज में रख देते हैं और फिर उसकी इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के हिसाब से उनको कैटेगराइज करके उनको स्टडी करने में क्या होता है, आसानी होती है। तो हमने पहले क्या किया, पहले हमने आइडेंटिफिकेशन किया, ठीक है, पहले क्या किया, आइडेंटिफिकेशन किया, फिर क्या किया, नॉमेनक्लेचर किया, ठीक है, फिर क्या किया, नॉमेनक्लेचर किया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म का डिपेंडिंग अपॉन अ बेसिक कैरेक्टर्स, ठीक है। आइडेंटिफाइएबल कैरेक्टर्स को देख के हम उनको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी इजिली रिकॉग्नाइज अ ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल। अगर कोई प्लांट आप देखते हैं और कोई एनिमल आप देखते हैं तो इजिली रिकॉग्नाइज कर लेंगे डिपेंडिंग अपॉन सब कैरेक्टर्स। जैसे आप डॉग, मान लीजिए आपने कोई डॉग देखा, कोई कैट देखा, तो आप यही तो कहेंगे कि वो एनिमल है, आप ये तो नहीं कह देंगे कि वो प्लांट है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म को डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया, ठीक है। इसके बाद देखिए और क्या बात बोल रहा है, और बात ये कह रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्या कर रहे हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कैटेगराइज कर रहे हैं उनके कैरेक्टर्स को देख के। तो जो साइंटिफिक टर्म है कैटेगरीज की उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सा बोलते हैं। द साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरी इज व्हाट, द साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरी इज टैक्सा। मतलब अगर हमने ऑर्गेनिज्म को किसी कैटेगरी में रखा तो हम क्या बोलेंगे कि उसको हमने एक टैक्सा में रखा, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर रहे हैं तो उसको हम एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में रख रहे हैं, ओके। हेंस बेस्ड ऑन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। तो कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे अलग अलग टैक्सा में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का, इसको हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। व्हाट इज टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी मीन्स हम ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करेंगे। किस चीज में क्लासिफिकेशन करेंगे, अलग अलग कैटेगरीज में। और उन कैटेगरीज को हम क्या बोलेंगे, उन कैटेगरीज को हम बोलेंगे टैक्सा। टैक्सोनॉमी इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट कैटेगरीज नोन एज टैक्सा, ठीक है, ओके। जैसे हम ऑर्गेनिज्म को
कैटेगरीज में कैसे बांटेंगे, अलग अलग कैटेगरीज में कैसे बांटेंगे, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि उनके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उनके सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उनमें डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसा है, उनका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कैसा है, इन सब के बेसिस पे हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे, ठीक है ना। हेंस characterization, identification, classification and nomenclature are the process that are basic to taxonomy। इसका मतलब क्या है कि टैक्सोनॉमी जो बेसिक स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो बेसिक स्टेप्स यही हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं। कौन कौन से, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और फिर कैरेक्टराइजेशन, विच इज उनको हम एक स्पेसिफिक टैक्सा में रख देंगे, ये सब कुछ है, ठीक है। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, टैक्सोनॉमी कुछ नया नहीं है। ह्यूमंस जो है ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते आए हैं हमेशा से ही, ठीक है, बहुत समय से करते आए हैं, अलग अलग कैटेगरीज में, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के हिसाब से, ठीक है। जैसे अर्ली डेज में ह्यूमंस जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर दिया अपने नीड के हिसाब से कि उनको खाने के लिए कौन सी चीज़ चाहिए, पहनने के लिए कौन सी चीज़ चाहिए और उनको शेल्टर के लिए कौन सी चीज़ चाहिए, उस तरीके से क्लासिफिकेशन किया। फिर धीरे धीरे क्लासिफिकेशन के मेथड्स जो हैं वो बदलते रहे, जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 4 किंगडम, 5 किंगडम, डिफरेंट डिफरेंट किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आए और ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता रहा ओवर टाइम अलग अलग तरीके से, ठीक है। आगे देखिए, human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organism and their diversities but also relationship among them। हम humans जो हैं वो सिर्फ organism के classification में ही interested नहीं थे, उसके साथ साथ वो किस चीज़ में interested थे, उसके साथ साथ वो इस बात में भी interested थे कि जब हम organism को classify कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन इस हिसाब से भी हो कि हम देखें कि हम ऑर्गेनिज्म को जब क्लासिफाई कर रहे हैं तो उनका रिलेशनशिप जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ वो किस तरीके का है, ठीक है, उस हिसाब से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर्स टू एज सिस्टमेटिक। अगर हम क्या करें, ऑर्गेनिज्म की हम क्या करें हम क्या करें, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को और उनकी डाइवर्सिटीज को हम जाने अलॉन्ग विद द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। मतलब अगर हमने वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जाना, ठीक है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को जाना एंड ये जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में भी हम स्टडी करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सिस्टमेटिक्स। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें, अगर हम ह्यूमंस को जान रहे हैं और ह्यूमंस का प्लांट के साथ क्या रिलेशनशिप है, इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, अदर एनिमल्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से वो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है, नॉन बेनिफिशियल है, इन सब की अगर हम पढ़ाई करें, इन सबको अगर हम समझें तो इसको हम किसके अंदर रखेंगे, इसको हम रखेंगे सिस्टमेटिक्स के अंदर, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। The word systematic is derived from the Latin word systema। systematic किससे आया है, लैटिन वर्ड सिस्टमा से आया है, जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसका क्या मतलब है, सिस्टमेटिक और अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अब धीरे धीरे हम किस चीज़ पे आएंगे, अब हम धीरे धीरे आएंगे ऑर्गेनिज्म का, हमने क्लासिफिकेशन तो कर लिया, अब हम आएंगे ऑर्गेनिज्म के सिस्टमेटिक अरेंजमेंट पे। मतलब हम ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप था, जो टैक्सा था, जो कैटेगरीज थी, उसको हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे एक तरीके से, ठीक है ना, ओके, बात समझ आ रही है। तो उस हिसाब से जो डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमने बनाई है उसको हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे। देखिए, क्लासिफिकेशन इज नॉट सिंगल स्टेप प्रोसेस, obviously we all know, but involve hierarchy of step in which each step represent a rank or category. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called as taxonomic categories, and all categories together constitute the taxonomic hierarchy। सारी categories क्या होती हैं, एक साथ मिलके क्या बनाती हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती हैं, ठीक है। हर एक कैटेगरी क्या करती है, रिफर्स टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन और टैक्सा, ठीक है। वो क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है एक रैंक जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, टैक्सॉन या टैक्सा कहते हैं। बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है ऑर्गेनिज्म की उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, जैसे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या किया, रखा गया। वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, वो कैटेगरीज देखिए, ये हैं, कौन कौन सी, वो कैटेगरीज हैं, किंगडम,
phylum, class, order, family and genus, and last one is species. क्या है, ऑर्गेनिज्म को हमने क्या किया, कैटेगराइज करा, अलग अलग टैक्सास में रखा, और वो टैक्सा कौन कौन सी हैं, वो ये सारी हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। इस तरीके से कैटेगराइज किया हमने ऑर्गेनिज्म को, और ये उनकी हायरार्की है। हायरार्की के बारे में अभी मैं आपको और बताऊंगी, ठीक है। कैसे याद रखेंगे आप इसको? याद रखने के लिए एक निमोनिक है विच इज कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, ठीक है। सबका पहला वर्ड ले लीजिए और उससे आपका ये जो हायरार्की है ऑर्गेनिज्म का, जो कैटेगरीज टैक्सॉन का हायरार्की है वो बन जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जो डिफरेंट टैक्सॉन है ऑर्गेनिज्म का, इनके बारे में हम क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे कि ये सब क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं किससे, स्पीशीज से। सबसे पहले हम समझेंगे स्पीशीज क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करें स्पीशीज की, तो जब भी हम टैक्सोनॉमिक स्टडीज करते हैं किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पीशीज। टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसिडर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीसीज। स्पीसीज हम किसको बोलेंगे, स्पीसीज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या हो, जिनके फंडामेंटल, जिनके अंदर फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हो, उसको हम बोलते हैं क्या, स्पीसीज। तो स्पीसीज का डेफिनेशन क्या है, स्पीसीज का डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, दोज आर नोन एज स्पीसीज। और अच्छी डेफिनेशन जाननी हो तो और अच्छी डेफिनेशन क्या है, और अच्छी डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच हैव फंडामेंटल, जिनके में क्या है, विच हैव फंडामेंटल सिमिलैरिटी, जिनके अंदर फंडामेंटल सिमिलैरिटी है, एंड ये क्या कर सकते हैं, एंड दे कैन इंटरब्रीड, ये क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, टू प्रोड्यूस, दे कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग ला सकते हैं, उनको भी हम क्या बोल सकते हैं, उनको हम स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। तो स्पीसीज का डेफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, दे आर नोन एज स्पीसीज। या और प्रेसाइज डेफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म which have fundamental similarities or which have fundamental same characteristic and they can interbreed to produce fertile offspring, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे species। बोलिए, बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे देखा गया है, जैसे अगर हम मैंगीफेरा इंडिका की बात करें, ठीक है, जो कि मैंगो की एक वैरायटीज है, तो इसमें ये जो इंडिका है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्पीसीज, ठीक है ना। ईच जीनस में है वन और मोर देन वन स्पीसीज। अब स्पीसीज के बाद जो नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है हमारी, वो क्या है, वो है आपकी, स्पीसीज के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है जीनस। तो अब हम किसके बारे में समझेंगे, अब हम समझेंगे जीनस के बारे में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एक जीनस में एक या एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकते हैं, एक जीनस में एक या एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस एंड सोलानम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस जो कि टाइगर का साइंटिफिक नेम है। और एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, पैंथेरा लियो। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, पैंथेरा लियो, ठीक है। तो ये देखो, ये टिग्रिस जो है ये स्पीसीज है ना, और ये जो लियो है ये भी क्या है, ये भी स्पीसीज है, लेकिन दोनों किस जीनस से बिलोंग करते हैं, पैंथेरा जीनस से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो इनका जीनस सेम है और स्पीसीज अलग है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक जीनस में एक या एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकते हैं, एक जीनस एक से ज्यादा स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है, ओके फाइन। जिसमें पैंथेरा सेम जीनस है लेकिन उनमें दो डिफरेंट स्पीसीज हैं, टिग्रिस, लियो, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट हम बात करते हैं जीनस की। स्पीसीज की बात हो गई, जीनस की बात देखिए। तो देखिए, मैंने आपको क्या बोला था कि कीप पॉट क्लीन
और फैमिली गेट सिक, यही बात बोली थी। तो ये क्या है? किंगडम, किंगडम। ये क्या है? ये है फाइलम, ये है आपका क्लास, ये है आपका ऑर्डर, ये है आपका फैमिली, ये है आपका जीनस, एंड द लास्ट वन इज द स्पीसीज। ठीक है, लास्ट वन क्या है? लास्ट वन इज द स्पीसीज। तो जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो जीनस होता है वो क्या होता है? बहुत सारे स्पीसीज जब एक साथ कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? जीनस बनाते हैं। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज जो है वो क्या बनाते हैं? जीनस बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल बताया था कि पैंथेरा एक जीनस है, इसमें दो वैरायटी है ऑर्गेनिज्म की, दो स्पीसीज है ऑर्गेनिज्म की, विच इज पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा टिग्रिस। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पीसीज दो है, ठीक है, दो रिलेटेड स्पीसीज कहाँ कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? एक ही जीनस से बिलोंग कर रहे हैं। तो जीनस क्या है? जीनस इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जीनस इज व्हाट? जीनस इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। स्पीसीज, रिलेटेड स्पीसीज के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? जीनस बोलते हैं। ठीक है ना? ओके। सिमिलरली अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली क्या है? फैमिली इज जीनस का जो रिलेटेड जीनस का जो ग्रुप होता है उसको हम फैमिली बोलते हैं। ऑर्डर की बात करें तो रिलेटेड फैमिली का जो ग्रुप होता है उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। रिलेटेड ऑर्डर का जो ग्रुप होता है उसको हम क्लास बोलते हैं। रिलेटेड क्लास का जो ग्रुप होता है उसको हम फाइलम बोलते हैं। रिलेटिव फाइलम का जो ग्रुप होता है उसको हम किंगडम बोलते हैं। बस। तो सब में क्या है? कुछ रिलेटेड टैक्सॉन ने एक साथ कंबाइन करके नेक्स्ट कैटेगरी बिल्डअप कर दी है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो देखिए जीनस में क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, जिसके क्या है? जिनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, मोर विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। ठीक है, दूसरे जेनरा के स्पीसीज के कंपैरिजन में एक जेनरा में जो दो स्पीसीज होंगे उनके कैरेक्टर्स क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल जो हैं दो स्पीसीज हैं, लेकिन ये एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं, विच इज सोलैनम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लायन, लेपर्ड और टाइगर, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं, विच इज पैंथेरा। ठीक है ना? जैसे देखिए लायन का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो, लेपर्ड का है पैंथेरा पैराडस और टाइगर का है पैंथेरा टिग्रिस। ये सब के सब क्या करते हैं? एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं। और वो जीनस का नाम क्या है? वो जीनस का नाम है, रुकिए मैं लिख देती हूँ, देखिए मैं क्या बोल रही हूँ कि जीनस जो है वो ग्रुप है रिलेटेड स्पीसीज का। जैसे अगर हम देखें तो पैंथेरा क्या है? पैंथेरा एक जीनस है ना? पैंथेरा इज अ जीनस। अब इसके अंदर डिफरेंट स्पीसीज आएंगे, जैसे पैंथेरा लियो, जैसे पैंथेरा पैराडस, जैसे पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, ये क्या है? ये सब आपके स्पीसीज हैं। पैंथेरा लियो किसका साइंटिफिक नेम है? लॉयन का। पैंथेरा पैराडस किसका साइंटिफिक नेम है? लेपर्ड का। पैंथेरा टिग्रिस किसका साइंटिफिक नेम है? आपके टाइगर का। तो टाइगर, लॉयन और लेपर्ड तीनों के तीनों एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं, और उस जीनस का क्या नाम है? उस जीनस का नाम है पैंथेरा। इसी तरीके से जो पोटैटो है और जो ब्रिंजल है, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, टोमेटो को तो अभी हटा दीजिए। तो पोटैटो और ब्रिंजल दोनों क्या है? दोनों एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं। कौन सा जीनस? दे बिलोंग्स टू सोलेनम, जीनस सोलेनम। ठीक है ना? बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से आपको समझना है, ज्यादा कुछ नहीं, बस ये समझिए कि जीनस क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, नथिंग मच। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी जो है ऑर्गेनिज्म की जीनस के बाद वो है फैमिली। नेक्स्ट कैटेगरी इज फैमिली। तो फैमिली के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि फैमिली इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। तो फैमिली इज व्हाट? फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। रिलेटेड जेनेरा के ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं? फैमिली बोलते हैं। और इनके अंदर जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? इनके अंदर जो सिमिलैरिटीज होगी
वो स्टिल लेस होगी। मतलब एक जीनस में जो डिफरेंट स्पीसीज हैं उनमें कॉमन कैरेक्टर्स ज़्यादा हो गए। जैसे अगर आप टाइगर देखिए, लेपर्ड देखिए और लायन देखिए तो उनमें कॉमन कैरेक्टर्स ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू अगर आप दूसरे जेनेरा के ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो उनसे। ठीक है, आप डिफरेंस कर पाएंगे दोनों में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम जेनेरा सोलेनम लें, पेट्यूनिया ले और दतुरा ले, ठीक है, तो हम इनको सेम फैमिली सोलेनेसी में रख सकते हैं। एक फैमिली है सोलेनेसी, ठीक है, एक फैमिली है सोलेनेसी। इनके अंदर 3 जेनेरा लिया गया है। कौन सा? सोलेनम जेनेरा, पेट्यूनिया जेनेरा और दतुरा जेनेरा, 3 जेनेरा है। तो अगर आप सोलेनम, पेट्यूनिया और दतुरा देखेंगे तो इन तीनों में कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होते हैं क्या? आपको डिफरेंसेस इजीली देखने मिलेंगे, है ना। लेकिन अगर आप सोलेनम के अंदर पोटैटो और ब्रिंजल को देखें तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक कॉमन ज़्यादा मिलेंगे। वो दोनों के दोनों में चूंकि एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इसके लिए, ठीक है। इसके लिए जो जीनस है पैंथेरा, जिसमें क्या है? लायन, टाइगर, लिपर्ड, ठीक है। अगर आप इसको जीनस फेलिस के साथ रखें जिसमें कि फैमिली फेलिडेई आती है, तो आप बिल्ली में और जो आपका जो पैंथेरा जीनस है उसके अंदर क्या कर सकते हैं? डिफरेंसेस इजीली देख सकते हैं। तो उनमें नॉर्मल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गई बात किसकी? फैमिली की। फैमिली कुछ और नहीं है बल्कि ग्रुप है रिलेटेड जेनेरा का, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑर्डर। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? नेक्स्ट कैटेगरी है ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है बेटा जी? ऑर्डर जो है इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली। ग्रुप ऑफ फैमिलीज को क्या हम बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। असेंबलीज ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक इज ऑर्डर, ठीक है। प्लांट फैमिलीज लाइक, जैसे कि प्लांट की डिफरेंट डिफरेंट फैमिली है, जैसे कि कन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी, ये किस ऑर्डर में आते हैं? ये ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में आते हैं। क्या बोल रहा है? एक ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स जिसके अंदर प्लांट्स की बहुत सारी फैमिलीज आती हैं। इसमें 2 फैमिलीज का नाम दिया है। कौन कौन सी? फैमिली कन्वोल्वुलेसी, ठीक है, और एक फैमिली है फैमिली सोलेनेसी। तो ऑर्डर इज व्हाट? ऑर्डर इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। बात समझ आ गई? ओके। इसी तरीके से जो एनिमल ऑर्डर है, एक ऑर्डर है एनिमल ऑर्डर। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर कार्निवोरा इंक्लूडिंग फैमिलीज लाइक फेलिडेई एंड कैनिडेई। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा, ठीक है। एक ऑर्डर है ऑर्डर कार्निवोरा, ठीक। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर बहुत सारी फैमिलीज आती हैं। कौन कौन सी फैमिलीज आती हैं? फैमिली फेलिडेई और फैमिली कैनिडेई। फैमिली फेलिडेई जो है वो कैट फैमिली है और जो कैनिडेई है वो डॉग फैमिली है। तो कैट फैमिली और डॉग फैमिली साथ में एक ही ऑर्डर में आते हैं, ऑर्डर कार्निवोरा में। दोनों के दोनों क्या होते हैं? कार्निवोरस होते हैं। तो ऑर्डर कार्निवोरा में दोनों आते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई इतनी आपकी कि व्हाट इज ऑर्डर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्लास। तो क्लास क्या होगा बेटा जी? क्लास जो है ग्रुप होगा रिलेटेड ऑर्डर का। क्लास इज व्हाट? इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, ठीक है। जैसे एक ऑर्डर है प्राइमेटा, उसके अंदर क्या क्या आता है? उसके अंदर आता है मंकी, गोरिल्ला, गिबन, ठीक। ये सब किसके अंदर आते हैं? ऑर्डर प्राइमेटा में आते हैं। तो ऑर्डर क्लास इज व्हाट? क्लास इज द group of orders is placed in class Mammalia along with other carnivora that includes animal, tiger and dog। अब देखिए, अब हमने क्या किया? एक ऑर्डर लिया ऑर्गेनिज्म का विच इज मैमेलिया ऑर्डर। इस ऑर्डर में क्या आएगा? इस ऑर्डर में मैमेलिया क्लास, एक क्लास लिया विच इज क्लास मैमेलिया। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे। जैसे जैसे हमने लिया एक ऑर्डर हुआ प्राइमेटा, इसके अंदर क्या आएगा? ऑर्डर प्राइमेटा। और इसके अंदर एक और ऑर्डर आएगा विच इज ऑर्डर कार्निवोरा। ऑर्डर प्राइमेटा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? ऑर्डर प्राइमेटा में आपके आते हैं मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, ये सब किस में आते हैं? ऑर्डर प्राइमेटा में आते हैं। और ऑर्डर कार्निवोरा में कैट आएगा, डॉग आएगा, टाइगर आएगा, ये सब ऑर्डर कार्निवोरा में आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि 2 डिफरेंट ऑर्डर है, ऑर्डर प्राइमेटा और ऑर्डर कार्निवोरा। उसको हम क्या कर रहे हैं? उसको हमने एक क्लास में रख दिया विच इज क्लास मैमेलिया। तो क्लास इज व्हाट? इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फाइलम। तो 2 ही फाइलम होता है। सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है
टैक्सोनॉमी में, विच इज फाइलम, एनिमल फाइलम और प्लांट फाइलम, फाइलम एनिमेलिया, फाइलम प्लांटेई, ठीक है। तो इस तरीके से उसको हम अलग अलग तरीके से रखते हैं। अच्छा, एक और बात समझिएगा कि हमने यहाँ, सॉरी, फाइलम सबसे हाईएस्ट कैटेगरी नहीं है, फाइलम से ऊपर किंगडम आता है, ठीक है। तो एक होता है फाइलम और एक होता है डिवीजन, समझिए, ठीक है, फाइलम और डिवीजन। तो फाइलम जो है ये यूज किया जाता है एनिमल्स के केस में। अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो फाइलम की बात करेंगे, जैसे फाइलम इंसेक्टा, फाइलम एनालिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम कॉर्डेटा, इस तरीके से हम फाइलम की बात करते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो हम डिवीजन की बात करेंगे। जैसे डिवीजन में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट, डाइकॉट, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब क्या हो गए, डिवीजन्स हो गए, ठीक है। तो डिवीजन टर्म यूज किया जाता है प्लांट्स के लिए और फाइलम टर्म यूज किया जाता है किसके लिए, एनिमल्स के लिए। एंड लास्ट वन इज द किंगडम। सबसे हाईएस्ट रैंक कैटेगरी क्या है, किंगडम की है। तो किंगडम तो भाई बताने की जरूरत ही नहीं है, दो ही किंगडम होता है, प्लांट और एनिमल किंगडम। देखिए मैंने आपको यही बताया था, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, है ना। ये आपका क्या है, ये आपका टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, शोइंग हायरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये आपकी एक बात है। अच्छा, इसमें आपको एक बात समझने वाली है, ये जो हायरार्की है ये आपको एज सच याद रखनी पड़ेगी। ये हायरार्की आपको कैसे याद रखनी पड़ेगी, जैसी दी हुई है बिल्कुल वैसे ही ये आपको हायरार्की याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, इसके लिए मैंने आपको जो निमोनिक्स बताए थे वो निमोनिक्स से आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, ठीक है। ये आपका निमोनिक है, इससे आप याद रख लीजिएगा। इसको ऐसे ही क्यों याद रखना पड़ेगा, रीजन बीइंग वो इसलिए क्योंकि ये इसी तरीके से पूछता है एग्जाम में। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। क्वेश्चन देखिए, ये आपके क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। तो जब आपको पता होगा कि यही आपका सही ऑर्डर है, किंगडम पहले आएगा, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, तो आपको इसी तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। तो इसमें देख लीजिए किंगडम कहाँ है, फाइलम कहाँ है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस कहाँ है। तो स्पीसीज, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, ये वाला सही हो सकता है, ठीक है। ये वाला सही हो सकता है, ए वाला। बी देखिए, जीनस, स्पीसीज, नहीं ये तो गलत हो गया। जीनस के बाद स्पीसीज अगर आएगा तो उसके बाद वाली चीजें आनी चाहिए ना, स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर और फाइलम, ये भी सही है। तो ये दोनों ही ऑप्शंस, ए और सी, दोनों ही ऑप्शंस क्या हैं आपके, ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। तो इस तरीके से अरेंज करने को आ सकता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बोला कि आपको ये ऐसे याद करना पड़ेगा, आपको न्यूमोनिक से याद करना पड़ेगा। एक और बात समझिएगा, वो बात ये है कि जैसे 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 एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ेंगे तो जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो क्या होंगे, डिक्रीज होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप क्या करेंगे, स्पीसीज से जीनस की तरफ बढ़ेंगे तो जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होंगे। समझ रहे हैं बात, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स जो हैं वो डिक्रीज होंगे जैसे जैसे आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए ह्यूमंस है, होमोसेपियंस एक स्पीसीज है, अगर आप दो होमोसेपियंस देंगे, दो इंडिविजुअल होमोसेपियंस ले, तो दोनों में नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे आप किंगडम की तरफ जाएंगे, मान लीजिए आप प्लांट किंगडम ले लीजिए और एनिमल किंगडम ले लीजिए, तो प्लांट और एनिमल में कॉमन कैरेक्टर ज्यादा है कि कम है, बहुत कम है कॉमन कैरेक्टर्स, है ना, ज्यादा सिमिलैरिटी नहीं है, बहुत कम सिमिलैरिटीज है। जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं सिर्फ उसकी ही सिमिलैरिटी है, बाकी सब तो डिफरेंस ही डिफरेंस है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल्स, टिश्यूज, सब में डिफरेंस है। सिर्फ सिमिलैरिटी क्या है, दोनों रेस्पिरेशन करते हैं, दोनों एक्सक्रिएशन करते हैं, दोनों एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेसेस करते हैं। तो जैसे जैसे आप इस हायरार्की में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे, डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा और ये आपको निमोनिक्स याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो है आपकी इतनी ही बातें थी, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। ये एक टेबल दिया है, टेबल ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट, इन सब के साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं।
इनका जीनस क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास और फाइलम और डिवीजन, ये सब क्या है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। तो आप प्लीज इसको क्या करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं, ठीक है। चलिए, तो विद दिस आपका ये चैप्टर होता है फिनिश। लेकिन ये चैप्टर फिनिश तो हो गया, लेकिन इस चैप्टर में एक चीज है जो आपकी प्रीवियस एनसीईआरटी में तो थी लेकिन यहाँ नहीं है। वो चीज क्या है, वो चीज है टैक्सोनॉमिकल एड। क्या है बेटा जी, टैक्सोनॉमिकल एड्स, वो इसमें नहीं दिया हुआ है, वो हम क्या करेंगे, अलग से पढ़ेंगे। तो जो क्लास 11th के बच्चे हैं, जो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं अपने स्कूल के लिए, उनके लिए तो ये चैप्टर इज ओवर। लेकिन जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से एक लेक्चर आएगा, किसके ऊपर, टैक्सोनॉमिकल एड्स के ऊपर। तो आप वो लेक्चर देख लीजिएगा। मैं आजकल में जल्दी में ही क्या करूँगी, वो लेक्चर अपलोड कर दूंगी, ताकि आपका ये जो पूरा चैप्टर है वो हो जाए। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या थी इस पूरे के पूरे चैप्टर में, इम्पॉर्टेंट बात क्या थी, बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इम्पॉर्टेंट था पहले तो, ठीक है, जो कि किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। उसके जो 4 रूल्स थे वो इम्पॉर्टेंट थे। आईसीबीएन और आईसीजेडएन इम्पॉर्टेंट था। इसके अलावा और क्या इम्पॉर्टेंट है, जो आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है ये वाला, ये इम्पॉर्टेंट है, और जो इसकी हायरार्की है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस इतनी ही बातें आपको याद रखनी है, आपको और कुछ याद रखना है नहीं, ठीक है ना, ओके। तो विद दिस ये चैप्टर होता है फिनिश। ये जो टेबल है ये मैं आपको आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ओके। तो विद दिस द चैप्टर इज ओवर। टैक्सोनॉमिकल एड्स का एक अलग जो वीडियो है वो आएगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है इस पर्टिकुलर यूनिट में, वो हम शुरू करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कल के लेक्चर में। तो अपना खूब ध्यान रखिए और खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और ज़िंदगी में खूब 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 तरक्की करिए, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।